अब में से कई लोगों ने कई सालों पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस शो के एक एपिसोड को देखा होगा, जहां वे हांगकांग के डिज्नीलैंड में गए थे घूमने के लिए और इस एपिसोड को दिखाया गया था। तब कई सालों पहले ये एपिसोड मैंने भी देखा था और ये सोचा था कि किसी दिन इंडिया के अंदर भी ऐसा कोई बड़ा सा डिज्नीलैंड या एक मेगा अम्यूजमेंट पार्क बनेगा। लेकिन इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने के कई साल बाद भी आज इंडिया में डिज्नीलैंड तो छोड़ो, इसके आसपास की कोई भी पार्क की खबरें भी हमें सुनने को नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत के अंदर बड़े लेवल पे कुछ हो ही नहीं रहा है एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन के हिसाब से। भारत में आज मेगा मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, गार्डन्स ये इतने बड़े लेवल पे बने हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमारे पास में है, लेकिन कोई भी अम्यूजमेंट पार्क नहीं मिल पाता है। ये क्यों? आज इसी के बारे में हम जानेंगे और साथ ही में इंडिया में डिज्नीलैंड आएगा या नहीं, इस पर अभी आपको मैं एक स्पष्ट वर्णन भी दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसकी वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। अम्यूजमेंट पार्क एक ऐसा टाइप का पार्ट होता है जो विभिन्न प्रकार के अट्रैक्शन को फीचर करता है। राइड्स, गेम्स, प्लेग्राउंड्स, कई चीजें होती है। बेसिकली मनोरंजन के लिए इवेंट्स भी यहाँ पर देखने मिलते हैं। लेकिन अम्यूजमेंट पार्क हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारे यहाँ सदियों से साल में एक दो बार यहाँ पर आने वाले मेलों का सिस्टम चल रहा है, लेकिन टेम्पररी फन फेयर्स या मेलों के विपरीत जो अम्यूजमेंट पार्क होते हैं वो स्थिर होते हैं और लंबे समय तक चलने के लिए बनाए जाते हैं। इनका एक परमानेंट प्लेस होता है और ये शहरों के पार्क और खेलकूद के स्थलों से अधिक विस्तारित होते हैं और आमतौर पर ये अलग अलग एज ग्रुप्स को कैटर करते हैं, जहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े एडल्ट्स तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन जनरली ज्यादा फोकस जो होता है वो बच्चों और टीन्स पे होता है। अम्यूजमेंट पार्क एक्चुअली यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड में जन्मे थे और वहीं पे ये ग्रो भी हुए। इसलिए अम्यूजमेंट पार्क से इकोनॉमिक्स समझने के लिए हमें इनका इतिहास समझना पड़ेगा, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक्स अगर आप समझ जाते हो, पैसों का खेल, तो आपको इंडिया के अंदर ये कहाँ पर बैठे हैं वो समझने को ज्यादा ईजी होगा। शुरुआत में यूरोप में होने वाले फन फेयर या मेले एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा थे इनके कल्चर का, जहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन बड़े पिकनिक स्थल के अंदर तब्दील हो जाता था। 18th और 19th सेंचुरी में यह जगह लोगों के मनोरंजन की जगह बन गई, जब पब्लिक शोज, एक्रोबैटिक्स, जगलिंग, मुकाबले, ऐसी कई चीजें देखने को मिलती थी और लोग इनमें खुद हिस्सा भी ले सकते थे। इसी वक्त यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जहां पर लेबर लॉस के अनुसार वर्कर्स को वीकली ऑफ मिलना कंपलसरी बन गया था। इसी समय पर रेलवेज के कारण कनेक्टिविटी भी बढ़ गई थी और यूरोप में लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ गई थी। इसके लिए लोग कई अम्यूजमेंट पार्क के लिए दूर अपने वीकेंड्स को जाने के लिए एक प्रॉपर कंडीशन में थे और इसीलिए ऐसे पार्क्स के अंदर दूर दूर से लोगों ने जाना शुरू किया, जो पहले की एक लोकल इवेंट हुआ करता था। 1900s में यूएसए और कनाडा भी ग्रो होने लगे थे, इसलिए वहां पर भी हंड्रेड्स ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स बनने लगे। पर इस अम्यूजमेंट पार्क की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मेगा अम्यूजमेंट पार्क मार्केट में आने लगे। ये मेगा अम्यूजमेंट पार्क्स थीम बेस्ड और मास स्केल में लोगों को अपने थीम के जरिए अट्रैक्ट करने के हिसाब से बनाए गए थे और दुनिया के सबसे पहले थीम पार्क्स मिड 20th सेंचुरी में प्रकट हुए, जब साल 1946 में सांता क्लॉज लैंड खुला और वर्ल्ड फेमस डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया में खुला साल 1955 में। फिर सी वर्ल्ड ऑरलैंडो और यूनिवर्सल स्टूडियोज हॉलीवुड जैसे थीम पार्क्स बने, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही फोकस करते थे। पर सवाल यह है कि इंडिया में ये कोई इंटरनेशनल अम्यूजमेंट पार्क्स क्यों नहीं बन रहे? तो उसके पीछे कई रीजन है, एक एक करके समझते हैं। पहला है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई इनकम पॉपुलेशन। अब साल 2013 में जब अमेरिकन एंटरटेनमेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने शंघाई की सिटी में $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की अनाउंस की, तब एक ब्रांड न्यू डिज्नी के थीम का पार्क बनाने के लिए, तो उसके बाद में भारत में भी ऐसा कोई थीम पार्क बने और वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए, इस बात के लिए उनको प्रश्न पूछे गए, जिस पर वॉल्ट डिज्नी के इंटरनेशनल चेयरमैन एंडी बर्ड ने कहा था कि थीम पार्क में निवेश करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जैसे कि एयरपोर्ट्स, पावर सप्लाई, रोड्स, जो कि भारत में अभी भी अच्छे लेवल पर नहीं उपलब्ध है। विश्व के कई थीम पार्क खुलवाने में अत्यंत महंगे होते हैं और इसीलिए जो ओवरऑल ट्रेड नेगोशिएशंस है वो बहुत बड़ा पार्ट बनता है इन पार्क्स को खोलने के पहले। वॉल्ट डिज्नी शंघाई में इन नए थीम पार्क के लिए $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो कर रही थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च को अलग से शामिल नहीं किया गया था, वो गवर्नमेंट कर रही थी। उनका यहाँ ये मानना था कि भारत में थीम पार्क खोलने के लिए उन्हें अलग से सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और इंडिया के इनकम क्लास के हिसाब से देखे तो साल के 365 दिन ओपन रहने वाले इस अम्यूजमेंट पार्क को हजारों लोगों को डेली बेसिस पे विजिट करवाना पड़ेगा, तब जाकर ये सस्टेनेबल बनेगा और ये अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं हो सकता, अच्छी कनेक्टिविटी के बिना नहीं हो सकता। अब आप में से कई लोग ये स्टेटमेंट थोड़ा ओवर एग्जैजरेटेड बोल सकते हो कि ये बात सच नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ पर सही सच में ये निकल कर आती है कि एक मेगा अम्यूजमेंट पार्क को सेट करने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दूसरे एमिनिटीज के साथ में कनेक्शंस चाहिए
और इंडिया में इसके लिए पहले बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने लेंगे। और प्रॉब्लम यह है कि एक प्राइवेट एंटिटी अगर ये करना भी चाहे तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको क्लियर करना यहाँ पर बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट सेंटर्स में सेफ्टी और सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी होती है। यहाँ मेलों में लगने वाले अनसेफ फेरिस व्हील्स को यूज नहीं कर सकते, इसलिए स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हाई एंड यहाँ पर मशीन्स एंड अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। एडिक्वेट वाटर सप्लाई रखता है क्योंकि उसके बिना वाटर पार्क्स नहीं चलते, बिना प्रॉपर पावर के पूरा पार्क ही कैसे चल पाएगा। और साथ साथ ऊपर से जो मेगा थीम पार्क्स होते हैं उनकी टिकट्स इतनी हाई होती है कि वेल्दी कंट्रीज के अंदर के भी सिर्फ हाई इनकम क्लास ग्रुप यहाँ पर जनरली जा पाते हैं, और इंडिया में वो ग्रुप हार्डली ऊपर के सिंगल डिजिट परसेंट्स में आता है, और प्रॉबेबली उनमें भी नहीं, वो एक 1% ग्रुप में भी आ सकता है। और इसलिए यहाँ पर रेगुलर विजिटर्स का फ्लो रखना आसान नहीं है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देशों के अंदर यहाँ पर अगर हम यूएसए की भी बात कर ले तो वहाँ पर लोग बचपन से सपना बनाते हैं कि उनको डिज्नीलैंड जाना है किसी दिन, या फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जब किसी के बर्थडे पे लोग डिज्नीलैंड या डिज्नी वर्ल्ड जाते हैं। उस समय पर ये बड़ा इवेंट इसलिए है क्योंकि उनके देश की इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से भी हर किसी के लिए एकदम ईजी नहीं होता डिज्नीलैंड वगैरह विजिट करने के लिए, क्योंकि वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर चला जाता है कुछ दिन का ट्रिप भी। और इसीलिए इंडिया में से वैसे आउटपुट्स निकाल पाना, मतलब जहाँ पे एक पर्सन लाखों रुपए खर्च कर दे कुछ दिनों के अंदर, वो फीजिबल नहीं है। दूसरा रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स। ऑलरेडी इंडिया के अंदर बड़े अम्यूजमेंट पार्क्स नहीं है, पर देश में अच्छे नंबर ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स पहले से मौजूद है। साल 1984 में देश का पहला अम्यूजमेंट पार्क दिल्ली के प्रगति मैदान में खोला गया था, जो था अप्पू घर। और वैसे साइड इफेक्ट बता देते हो कि करेंटली जो भारत के अंदर अभी G20 हुआ, उसका जो हमारा प्रगति मैदान का भारत मंडपम है वो वहीं पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पर देश का पहला अम्यूजमेंट पार्क बना था। अप्पू घर के बाद देश में 150 से ज्यादा अम्यूजमेंट पार्क्स बनाए गए थे। आज देश के टॉप 3 अम्यूजमेंट पार्क्स की अगर मैं बात करूं तो वो है SL वर्ल्ड मुंबई, निको पार्क कोलकाता और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, जो साल में 1 मिलियन से अधिक विजिटर्स को आकर्षित करते हैं। दूसरे बड़े खिलाड़ियों का भी यहाँ पर काफी अच्छा प्रेजेंस है। कोची, बेंगलुरु, हैदराबाद के अंदर यहाँ पर वंडरला चेन, किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव, एडलैब सिमाजिका महाराष्ट्र, इन जैसे बड़े बड़े पार्क्स मौजूद हैं। भारत में 1200 मिलियन लोगों के लिए लगभग 150 अम्यूजमेंट पार्क्स है, जबकि तुलनात्मक रूप से यूएसए में 300 मिलियन लोगों के लिए लगभग 400 अम्यूजमेंट पार्क्स है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अम्यूजमेंट पार्क्स का एक मेन कस्टमर बेस मेट्रो सिटीज का होता है, जो शहरों से बाहर जाना चाहते हैं अम्यूजमेंट के लिए। और मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी स्कूल पिकनिक के लिए अम्यूजमेंट पार्क्स गए होंगे। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि डिमांड को सेटिस्फाई करने लायक अम्यूजमेंट पार्क्स है, पर यहाँ एक डिसेंट नंबर ऑफ मिड साइज्ड एंड स्मॉल अम्यूजमेंट पार्क्स एग्जिस्ट करते हैं जो आज लोगों को केटर कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल दिक्कत यह है कि ये जो इंडस्ट्री है करेंटली इंडिया की, वो छोटी है। इंडियन अम्यूजमेंट पार्क सेगमेंट अभी $400 मिलियन की कीमत पर है, जबकि ग्लोबल जो अम्यूजमेंट पार्क का सेगमेंट है वो $25 बिलियन पर है। इसकी वजह से दो चीजें तो दिख रही है कि एक, पहली बात की एक इमेंस अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने है जैसे जैसे पॉपुलेशन अमीर बनती है, लेकिन करेंटली मार्केट बहुत छोटा भी है कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ये भी दर्शाया जाता है। यह अम्यूजमेंट पार्क्स के मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है: थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स एंड फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर्स। भारत में चलने वाले रेवेन्यूअल मॉडल में अधिक तौर पर ग्लोबल पैटर्न के ऊपर ही हमें चीजें बेस्ड देखने को मिलती है, जिसमें एंट्री टिकट्स, फूड, बेवरेजेस, एडवर्टाइजमेंट्स, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइजिंग, सूवेनियर्स, इवेंट हैंडलिंग, पार्किंग चार्जेस, इन अलग अलग चीजों से पार्क्स रेवेन्यू कमाते हैं। यानी ये एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रक्चर है। यहाँ प्रॉफिटेबल होना लंबे पीरियड तक मुश्किल है, और इंडिया के अंदर ये मार्केट बहुत ज्यादा सीजनल है। एक्चुअली पूरी दुनिया में सीजनल है, लेकिन इंडिया के अंदर कई जगहों पे मल्टीपल मंथ्स ऑफ मॉनसून्स कई पार्क्स को पूरी तरीके से अनयूजेबल भी बना देता है, जो कि दुनिया के अंदर कई जगह पे नहीं हो पाता, मैक्सिमम कुछ वीक्स के लिए होता है। वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर जो अम्यूजमेंट पार्क्स की मांग है वो पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2016 में भारतीय थीम पार्क इंडस्ट्री ग्रो होकर 3000 करोड़ तक पहुंच गई थी। हालांकि ग्लोबल लेवल तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना है। और साथ साथ इंडिया में एक ऐसा कल्चर भी है जो कि ये दर्शाता है कि मनोरंजन के सेंटर्स पे आपको खर्च करना बर्बादी होती है, लेकिन देश के बढ़ते इनकम ग्रुप के साथ में ये चीज भी चेंज हो रही है। इन कंक्लूजन अगर कहे तो भारत का जो इनकम ग्रुप है वही सबसे बड़ा इशू है। अम्यूजमेंट पार्क्स को बनाना, चलाना बहुत ज्यादा पैसों को यूज करता है। इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन साथ साथ उसको इन्वेस्ट करने के लिए भी अभी उतना प्रॉफिट नजर नहीं आता कि कोई प्राइवेट कंपनी कर दे। लोग खर्च करने के लिए उतना रेडी नहीं है। हम अगर कोई अम्यूजमेंट पार्क भी जाते हैं तो 1000-2000 के टिकट के अंदर जो है वहाँ पे पूरा दिन बीत जाता है, पूरे खर्चे सब निकाल के पूरे दिन का खर्चा हो जाता है, वो भी मैक्सिमम। लेकिन यूएसए जैसे देशों के अंदर जो है पार्क सस्टेन हो रहे हैं, वहाँ पर लिटरली एक टिकट जो है आपको $800-900 की देखने मिलेगी, वो भी कई केसेस के अंदर बेस कैटेगरी में। और फिर अंदर जाकर जो आप नॉर्मल चीजें खरीदते हो वो भी आपको इंडियन कन्वर्जन में 1000-2000 रुपए से नीचे कोई पर आइटम मिलेगा नहीं। पॉपकॉर्न
आईफोन जैसा भी। तो ये सब चीजें इंडिया के अंदर अब तक होने नहीं वाली है, इंडिया के एक पर कैपिटा के हिसाब से भी और ग्लोबल लेवल पे तो बहुत दूर है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होना भी मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को। मिलेंगे अगले वीडियो में।